चलिए जी, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, हमने एक फॉर्मेट सा डिस्कस किया था और हमने कहा था कि जो हमारी एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, ये सारा कुछ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब उसी से बात आगे चलती है कि ये सारा कुछ जो हमने कैलकुलेट करना है ये किसी टाइम के लिए होना चाहिए, कोई डेट ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए कि कब से लेके कब तक की इनकम हमें चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं हम के इनकम पे टैक्स पे करें कितनी माह की इनकम, 1 माह की, 2 माह की, 3 माह की, 6 माह की, साल की, 2 साल की, तो कैसे हम ये टाइम डिसाइड करेंगे। तो जिस तरह आप अकाउंटिंग में पढ़ के आते हैं, अकाउंटिंग में आप देखते हैं एक अकाउंटिंग ईयर होता है जो 1 साल का होता है। आप देखते हैं उस अकाउंटिंग ईयर में कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेज़ हुई हैं, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। जिस तरह वो कैलकुलेट करते हैं, सेम इस तरह टैक्स में भी क्या होता है, टैक्स ईयर होता है। लेकिन अनलाइक अकाउंटिंग, टैक्स ईयर की ना हमारे पास टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स हैं जिसको हम यहाँ पे लेके चलते हैं। एक है हमारे पास, उसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। दूसरा है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। तीसरा है हमारे पास, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर हैं जो हमें टैक्स में गिवन है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एरिया टैक्स ईयर। देखिए नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा टैक्स में रजिस्टर्ड होगा तो नॉर्मली जो उसको टैक्स ईयर दिया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। अगर हम बात करें नॉर्मल टैक्स ईयर की, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर? What is the meaning of normal tax year? ये क्या है बेसिकली? That is period of 12 months ending on 30th June। मतलब वो 12 महीने का अरसा, वो 12 महीने का टाइम पीरियड जिसका इख्तिताम 30 जून पे होता है, ऐसे 12 महीने को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। पाकिस्तान में बाय डिफ़ॉल्ट हर बंदे का टैक्स ईयर यही है। आप रजिस्टर्ड होंगे, आपका टैक्स ईयर यही है। इसका मतलब ये वो टैक्स ईयर है जो शुरू हुआ हमारे पास 1 जुलाई 2025 पे, ख़त्म होगा हमारे पास 30 जून 2026 पे। ईयर एंड हमारा इस पे क्या है, 30 जून है। मतलब शुरू हुआ 1 जुलाई 2023 पे, ख़त्म हुआ हमारे पास 30 जून 2024 पे। शुरू हुआ 1 जुलाई 2021 पे, ख़त्म हुआ हमारे पास 30 जून 2022 पे। तो वो टैक्स ईयर जिसका एंडिंग 30 जून के ऊपर हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। अब इससे एक आगे बात निकलती है कि इसको हम डिनोट किस तरह करेंगे, भाई टैक्स ईयर कौन सा है ये। अभी ये 2025 चल रहा है, अगला 26 है, तो ये कैसे फैसला होगा? बिकॉज शुरू 25 में, ख़त्म 26 में हो रहा है, तो 25 से 26 से कैसे फैसला करेंगे? तो रिमेंबर, जिस साल में एंड हो रहा है ना, ये एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है, एंडिंग ईयर कौन सा है, 22, 24, 26। जिस साल का जून होगा हम उसी साल से क्या करेंगे, हम उसी साल से इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे। तो वेरी क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2019, इसका मतलब क्या है, शुरू हुआ 1 जुलाई 18 को, ख़त्म होगा हमारे पास 30 जून 19 को। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये है हमारे पास क्या, नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। व्हाट इज स्पेशल टैक्स ईयर? विच इज़ अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है उसको हम क्या कहेंगे, स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। देखें, कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, कहते हैं यार आपको तो इनकम चाहिए, हम आपको इनकम दे देंगे। आपको उस 12 माह की इनकम के ऊपर टैक्स चाहिए, हम आपको उस 12 माह की इनकम के ऊपर टैक्स भी दे देंगे। लेकिन हमारे लिए ये टाइम पीरियड जो है वो रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, मुझे सवाल का जवाब दें कि अगर एक कंपनी है जो एसी बना रही है, फ्रिज बना रही है, उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स कब होंगी, जून के महीने में होंगी कि दिसंबर के महीने में होंगी? जाहिर सी बात है, एक कंपनी जो एसी बना रही है उसकी सेल्स ही जून में ज़्यादा हैं,
तो जब वो फुल टाइम कारोबार कर रही है, ठाठा सेल्स पे सेल्स चल रही है उसकी, और उस वक्त टैक्स पे आ जाती है, हमें अपने अकाउंट्स क्लोज करके इनकम बताएं, क्या उनके लिए पॉसिबल होगा? क्योंकि भाई अब तो खाने के टाइम आया, तुम हमें कह रहे टैक्स दो। वो कहेंगे भाई जब हम वेले बैठे होते तब तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें तब सब कुछ जो है कैलकुलेट करके दे देंगे। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी पेरेंट कंपनी बाहर है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो यूएसए में है, ब्रांच जो है वो कहाँ पे काम कर रही है? पाकिस्तान में काम कर रही है। नाउ अब वो जो पेरेंट है वो चलता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये चल रहे हैं जुलाई से लेकर जून तक, तो ये फटे पड़े हुए हैं। ये कहते हैं यार हमें भी क्या करने दें, जो हमारा पेरेंट हेड ऑफिस है उसके मुताबिक काम करने दें। तो ये चीज़ें जो हैं वो क्या है आपकी चल रही होती हैं। या कोई आपका सीजनल बिजनेस है, जैसे क्रॉप्स का है, जैसे आप देखें आपके आम के बागात हैं, अब आपके जो बागात हैं सबसे ज़्यादा सेल्स तो जून जुलाई में होगी आम की, समर में होगी, विंटर में तो नहीं होगी। तो आपके इस तरह के सीजनल बिजनेस हैं, या आपके बिजनेसेस जो हैं वो डिपेंड कर रहे हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या कोई इस तरह की चीज़ अगर आपकी है और आप इस टैक्स ईयर को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, आप कहेंगे सर आपको क्या चाहिए? जी हमें इनकम चाहिए। हम आपको 12 महीने की इनकम ही बताएंगे, हम आपको 12 महीने की इनकम के ऊपर ही टैक्स पे करेंगे, लेकिन वो पीरियड ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो क्या कर दें? पीरियड कर दें। तो जो इसके अलावा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहलाएगा। अब वो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2025 पे, ख़त्म हुआ 30 सितंबर 2026 पे, शुरू हुआ 1 अगस्त 2024 पे, ख़त्म हुआ 31 जुलाई 2025 पे, शुरू हुआ 1 अप्रैल 2022 पे, ख़त्म हुआ 30 नहीं 31 मार्च होती है, 31 मार्च 2023 पे, शुरू हुआ 1 नवंबर 2019 पे, ख़त्म हुआ 31 अक्टूबर 2020 पे। तो ये कोई भी पीरियड है जो इसके अलावा हो सकता है। शुरू हुआ जी 1 जनवरी 2026 पे, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 2026 पे। तो ये सारे क्या हैं? आपके स्पेशल टैक्स हैं। क्यों? बिकॉज ये इस नॉर्मल से क्या है? अलावा हैं, अदर देन दिस नॉर्मल टैक्स ईयर जो हैं वो कंसिडर हो रहे होते हैं। सवाल ये है इनको कैसे हम डिनोट करेंगे? ये तो बड़ा क्लियर था कि जिस साल का 30 जून है हमने कहा ये टैक्स ईयर है, इसका क्या असूल होगा? इसका असूल याद रखिएगा कि ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून देखना है आपने। क्या देखना है आपने? ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून देखना है आपने। ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून देखना है आपने। सर ये आपका ईयर एंड है 30 सितंबर 2026। इस सितंबर के बाद अगला जून कब आ रहा है? 27 में आ रहा है। तो हम कह देंगे ये टैक्स ईयर कौन सा है? 27 है। ये देखें ये ईयर एंड क्या है? 31 जुलाई 2025। ईयर एंड कब आ रहा है? अगला जून कब आ रहा है? 26 में। तो हम कह देंगे ये टैक्स ईयर कौन सा है? हमारे पास 2026 है। ये देखें ये क्या है? 31 मार्च 2023। कब आ रहा है? 23 में ही आ रहा है। तो ये हम कह देंगे टैक्स ईयर 2023 है। ये है 31 अक्टूबर 2020। इस डेट के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? 21 में। तो हम इसे कह देंगे टैक्स ईयर 21 है। और ये देखिए 31 दिसंबर 2026 है। इसके बाद कब आ रहा है? 27 में आ रहा है जून। तो इसको हम क्या कहेंगे? टैक्स ईयर 2027 कह रहे होंगे। तो स्पेशल टैक्स ईयर में हम क्या करते हैं? स्पेशल टैक्स ईयर में हम देखते हैं कि भाईजान साफ और सीधी बात है कि ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा, ईयर एंड के बाद जो वेरी नेक्स्ट जून होगा, हमने उससे ही इसको क्या करना है? डिनोट जो है वो करना होता है। इज दैट क्लियर? थर्ड हमारे पास जो आएगा वो है हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या आएगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ चेंज। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे जा रहे हैं, एक जगह से
दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ये ट्रांजिशनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले यूज़ कर रहे थे नॉर्मल टैक्स ईयर, शुरू हुआ 1 जुलाई 2024 पे, ख़त्म हुआ 30 जून 2025 पे। आप इस टैक्स ईयर में अभी बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने कहा सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारा जो हेड ऑफिस है वो अमेरिका में होता है, वो तो ऑपरेट कर रहा है जनवरी से, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है अकाउंटिंग अपनी करना, तो आप हमें चेंज कर दें। तो आपने जाके दरख्वास्त दी, उन्होंने आपको स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो अलॉट कर दिया। तो स्पेशल टैक्स ईयर आपने उनको कहा जी अब शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से और ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2026 में, ठीक है। देखें आप अभी यहाँ पे थे, तो इन 12 महीने की इनकम को आप कैलकुलेट करेंगे और इन 12 महीने की इनकम के ऊपर जो भी आपका टैक्स जो है वो आप क्या करेंगे, पे करेंगे। डन हो गया। और मुस्तकबिल में भी अब इन 12 महीने की इनकम को ही आप क्या करेंगे, आप लेके चलेंगे। डन हो गया। लेकिन एक यहाँ प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे थे, हम यहाँ पे चले गए हैं, बीच में गैप नहीं क्रिएट होगा, बीच में गैप क्रिएट हुआ है। आप देखें यहाँ पे कुछ महीने हैं 1 जुलाई 25 से लेके 31 दिसंबर 25 तक। सर ये 6 महीने जो हैं, क्या मैंने इन 6 महीने पैसे नहीं कमाए? कारोबार तो बंद नहीं हुआ, पैसे भी कमाए हैं, इनकम भी है, सब कुछ भी है। क्या इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना? इसके ऊपर भी टैक्स पे करना है। तो लेकिन जो ये 6 महीने का गैप है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। व्हाट इज़ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? कि जब हम टैक्स ईयर चेंज करते हैं, उसकी वजह से जो ये गैप आता है, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो कह रहे होते हैं। गॉट इट? अब इससे रिलेटेड आखिरी है जो अब आपको, अच्छा इसको हम कैसे करेंगे डिनोट? ये देखें, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट जून का बार है 27 में, तो ये टैक्स ईयर 27 हो गया। ये चूँकि नॉर्मल था, ये टैक्स ईयर क्या हो गया हमारे पास, 25 हो गया। इसका भी असूल यही है सर, इसके बाद नेक्स्ट जून का बार है 26 में, तो ये क्या होगा, टैक्स ईयर 26, 25, 26, 27। डन। तो ये MCQs में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताएं ये टैक्स ईयर कौन सा है, कौन सा नहीं है, आइडेंटिफाई करें, नॉर्मल है, स्पेशल है, डिनोट कैसे करेंगे, या वट जो भी है आइडेंटिफाई करें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। तो ये MCQs के पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ हमारा आखिरी सवाल जो थ्योरेटिकल 3 नंबर का पास पेपर मिलेगा, डेट इज़ हाउ टू चेंज टैक्स ईयर। कि ये टैक्स ईयर हमने किस तरह से अपना तब्दील करना है, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि हमने टैक्स ईयर अपना किस तरह से तब्दील करना है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं, हम स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल में जा सकते हैं, हम एक स्पेशल टैक्स ईयर से किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। तो ये सारी आपको मूवमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, अलाउ हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसे कर लेंगे चेंज कि सुबह दिल किया तो मूड चेंज हो गया, टैक्स ईयर चेंज करें? नहीं। आप क्या प्रोसेस होगा, आप सबसे पहले जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे टू द कमिश्नर, कि जो आपका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू होगा FBR का, उसको आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है, आप उसको दरख्वास्त देंगे, एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर कि सर मैं अपना टैक्स ईयर जो है वो क्या करवाना चाहता हूँ, चेंज जो है वो करवाना चाहता हूँ। आप उसे क्या देंगे, एप्लीकेशन देंगे। ये जब आप उस एप्लीकेशन देंगे, इस एप्लीकेशन में आप अपनी जो है वो क्या करेंगे, आप अपनी कंपेलिंग नीड जो है वो क्या करेंगे, शो करेंगे। क्या करेंगे, कंपेलिंग नीड जो है वो शो कर रहे होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपेलिंग नीड?
कि भाई क्यों ज़रूरत है मुझे, आप बताएंगे यार मेरा बिज़नेस की नेचर ये है, सीजनल बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरा हेड ऑफिस जो है इधर होता है, आप उसको बताएंगे। आप ये नहीं कह सकते मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कहेगा वुमेन हो तुम। तो इसलिए ना यहाँ पे मोस्टली जो डील करते हैं ना बंदे, वो मेल्स ही होते हैं, क्योंकि उनके मूड स्विंग्स नहीं होते। तो हमने क्या करना है, कंपेलिंग नीड शो करनी है। जब आप अप्लाई कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, तो अब कमिश्नर के पास दरख्वास्त आ गई है, आपने अपने सारा कुछ जो है नीड्स बता दी हैं। अब कमिश्नर के पास सारी पावर है कि वो क्या कर सकता है। नंबर 1, आपने दरख्वास्त दी, सब कुछ बताया, वो सेटिस्फाई हो गया, उसने आपकी दरख्वास्त जो है वो क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। क्या कर ली, एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करेगा, साथ ही वो आपको ऑर्डर जो है वो दे देगा कि जी इस बंदे का हम टैक्स ईयर जो है वो चेंज कर दिया हमने, इसका पहले टैक्स ईयर ये था, इसका फ्यूचर में टैक्स ईयर ये होगा, ये इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। वो ऑर्डर इशू करके तमाम लोगों को बता देगा कि अब से इसका टैक्स ईयर जो है वो ये है। तो सबसे आसान और नेक कहानी तो क्या है, एक्सेप्टेंस की है। दूसरी हमारे पास आती है क्या, कि वो क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्शन का भी तरीक़ेकार होता है, इनकार का भी क्या होता है, तौर तरीके होते हैं। ख़ानदानी है ना कमिश्नर हमारा, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है प्रोवाइड करेगा। ऐसे नहीं, ऐसे बस फ़ोन के जैसे सर नहीं हो सकता, मज़ा नहीं आएगा। क्या करेगा, बुलाएगा, आपको क्या नोटिस कि जी फलानी तारीख को आ जाएं, आप उसके सामने पेश होंगे, वो पूरा पूछेगा कि यार आपको ये क्या करना है, क्या नहीं करना। तो प्रॉपर वो जो है आपसे क्या करेगा, पूछेगा, आपको सुनेगा, सुनवाई का मौका देगा। जब आपकी पूरी कहानी सुन लेगा ना, कहेगा ओहो बड़ा अफसोस हुआ, कैंसिल, कि हम आपको नहीं अलॉट कर सकते। तो ऐसा ज़्यादा मज़ा फ़ोन पे कहता मज़ा नहीं आना था, सामने बुला के फ़ेस टू फेस सुन के, फिर जब उसको किया ना इनकार, डबल मज़ा आया उसको। तो ये क्या करेगा, इनकार करेगा। अगर वो इनकार कर दे, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट करे, तो आप कुछ कर सकते हैं, द आंसर इज़ यस। आप इसके अगेंस्ट अपील में जा सकते हैं। आप अपील में जाएंगे एफबीआर के पास, लेकिन एफबीआर का फ़ैसला जो है वो क्या होगा, फाइनल होगा। आप एफबीआर के फ़ैसले को किसी भी अदालत में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसमें थर्ड भी कंडीशन होती है कि कमिश्नर ने आपको ऑलरेडी क्या किया हुआ है, फैसिलिटेट किया हुआ है। मतलब पहले से ही आपका टैक्स ईयर चेंज था, माजी में आपने दरख्वास्त दी थी, आपने जो ग्राउंड्स बताए थे, उन ग्राउंड्स के बेसिस के ऊपर आपका टैक्स ईयर जो है वो क्या कर दिया गया था, पहले से ही तब्दील कर दिया गया था। लेकिन अब वो चाहता है कि मैं इसको विड्रॉ कर दूं। क्या कर दूं, विड्रॉ कर दूं, ख़त्म कर दूं। मतलब आपने पहले हमसे बेनिफिट लिया था, जो आपने बातें की थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, अब वो ख़त्म करना चाहता है। तो कैसे कैंसिल कर देगा, नहीं, इसका भी तरीक़ेकार ये है कि आपको नोटिस देगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, आपकी ऑलरेडी जो फैसिलिटेट किया गया है वो उसे ख़त्म कर रहा होगा। गॉट इट। तो ये सारा हमारा प्रोसीजर है। बुक का पेज नंबर 6 है और बुक का पेज नंबर 7 है और बुक का पेज नंबर 7, हाँ, इसको एक दफ़ा रीड कर लें अच्छी तरह से आप सारे, फिर हम आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव में आपको सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में इसी एरिया से मिल सकते हैं जो टैक्स ईयर के मुतालिक है, कि टैक्स ईयर क्या होता है, क्या नहीं होता, और कैसे हम उसको लेके चल रहे होते हैं। हाँ, पोस्ट कर दो, आप बच्चे पढ़ रहे हैं। देगा आपको, उसने जब भी आपको कोई भी फैसिलिटी दी हुई है ख़त्म करनी है तो पहले बुलाएगा, सुनेगा, फिर कहेगा दफ़ा रो। तो इज़्ज़त देते हैं, थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे अभी छोटी मोटी डेफिनेशन हैं और ये मोस्टली रीड ओनली हैं, ये याद नहीं करनी है आपने। ये सारा कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारी जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, पर्सन के लिए। पर्सन तो एक वो है जो हम अंग्रेज़ी में पढ़ते आए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सन जो है वो कह रहे होते हैं।
लाइक शख्स, वो क्या था उसका शेर, परवीन शाकिर का, एक शख्स ही था जहान में, किसने को है था, खुद शेर लिख के मर जाते हैं, बाद में हमें याद करने पड़ते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे पर्सन की, तो पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी और गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में आएगी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, हमारे पास आएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हमारे पास आएगी फॉरेन गवर्नमेंट, हमारे पास आएगी पॉलिटिकल सब डिवीज़न ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स। मतलब एक है यूएसए की गवर्नमेंट ट्रम्प भाई की, एक न्यूयॉर्क की है, तो पॉलिटिकल सब डिवीजन्स भी इसमें आ रही होती हैं। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पर्सन कह रहे होते हैं। टेक्स्ट में जहाँ पे भी बात होगी ना पर्सन की, वो सबकी बात हो रही है। वो इंडिविजुअल की बात भी हो रही है, वो एओपी की भी हो रही है, वो कंपनी की भी हो रही है, वो गवर्नमेंट की बात भी हो रही है। आप एक कोई रूल पढ़ रहे हैं, कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, अगर उस पर लिखा हुआ है इंडिविजुअल, तो इसका मतलब वो रूल सिर्फ किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए। अगर आप एक कोई रूल पढ़ रहे हैं, कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, वो लिखा है कंपनी, वो सिर्फ किसके लिए है? कंपनी के लिए। लेकिन अगर पर्सन लिखा हुआ है तो वो किसके लिए है? वो सबके लिए है। वो इंडिविजुअल के लिए भी है, वो एओपी के लिए भी है, वो कंपनी के लिए भी है, और वो किसके लिए है? गवर्नमेंट के लिए भी है। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल, ही और शी आती हैं, गवर्नमेंट हमें पता है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फॉरेन गवर्नमेंट से सारी इसमें जो है वो आ रही होती हैं। फिर अगर हम बात करें एओपी की, तो एओपी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो आप लॉ में पढ़ते हैं कि एओपी में क्या है? एओपी इंक्लूड्स अ फर्म। ये फर्म वही है जो पार्टनरशिप फर्म वाली होती है। जो हिंदू अनजॉइंट फैमिलीज़ होती हैं वो भी एओपी कंसिडर होती हैं, बिकॉज जो हिंदू फैमिलीज़ होती हैं उनका बिज़नेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि वो फैमिली ओन्ड बिज़नेस करते हैं। इनका कुछ होता है स्ट्रक्चर के कर्ता होता है, बाधरता होते हैं। कर्ता जो होते हैं बाबूजी होते हैं, बाबूजी मरने वाले हुए दिन, लेकिन बाबूजी बैठते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर सबसे आगे, और सारा कुछ उनका चल रहा होता है, और उसकी औलादे काम कर रही, तो सारा ही फैमिली ओन्ड बिज़नेस करते हैं। तो ये इनमें थोड़ा इत्फाक भी ज़्यादा होता है, बिकॉज इनके लिए जो धंधा जो है वो क्या होता है? लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी को ही पूछते हैं, पैसे को ही पूछते हैं। तो अब चूँकि वो फैमिली ओन्ड बिज़नेस कर रहे हैं, बट स्टिल हम उन्हें क्या मानते हैं? टैक्स के पर्पज़ के लिए एओपी कंसिडर कर रहे होते हैं। या कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की अदालती तौर पे कोई आपने इदारा क्रिएट किया हुआ है, वो भी क्या है? आपकी एओपी कहलाएगी। या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो दुनिया में किसी भी कंट्री में फॉर्म हुई है, वो भी क्या है? आपकी एओपी कंसिडर हो रही होगी, एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी के अलावा कंपनी एओपी नहीं होती, कंपनी है, ये इसमें आ रही होती है। डन हो गया। और यहाँ बोर्ड की बात करें तो बोर्ड का मतलब यहाँ पे एफबी आ रही, सारा रीड ओनली है, याद आपने नहीं करना। उसके बाद है कंपनी। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब है, ये भी डेफिनेशन आपने क्रैम नहीं करनी, आप इसको मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, डेट विल बी इनफ फॉर यू। कंपनी मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, कि जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक हमारी कंपनी बनी है वो कंपनी होती है। और स्मॉल कंपनी को भी हम कंपनी मानते हैं। कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत फॉर्म हुआ है, उसको भी हम क्या मानेंगे? कंपनी मानेंगे। मुदारबाज जो हैं वो कंपनीज़ होती हैं। कोई भी बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 5 हाईलाइट कीजिएगा। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड, देखें जहाँ भी वर्ड लिखा होता है ना इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है कि एक बॉडी जो रजिस्टर्ड एज अ कंपनी हुई है बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर कोई लॉ था, उसके तहत कोई अगर उसने कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो वो पाकिस्तान में भी क्या कंसिडर होगी? कंपनी ही कंसिडर होगी। जैसे गूगल एलएलसी है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, अमेज़न एलएलसी है, अमेरिका में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ भी क्या मानी जाएंगी? वो कंपनी के तौर के ऊपर ही मानी जा रही होंगी। उसके बाद है कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुई हैं या नहीं हुई, विच द बोर्ड हैज़, बोर्ड का मतलब एफबीआर ने, जिसको बोर्ड ने बाय अ जनरल ऑर्डर या बाय अ स्पेसिफिक ऑर्डर कह दिया कि तुम कंपनी हो, तो वो भी क्या मानी जाएगी? कंपनी मानी जाएगी। मतलब एक इदारा जो बेशक जो जिस मर्ज़ी फॉर्म में है, उसको अगर आपके बोर्ड ने कह दिया ना कि भाई तुम कंपनी हो, तो वो क्या माना जाएगा? कंपनी ही माना जा रहा होगा। सिमिलरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी कंपनीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है, बिकॉज सरकारी इदारे जो हैं इनको हम कंपनी मानते हैं। ये LWMC हो गया, LDA वगैरह हो गया, ये किस में आएंगे? कंपनीज़ में आ रहे होंगे।
फिर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे मॉडल हाउसिंग सोसाइटी हो गई, फाइनेंस सोसाइटीज़ वगैरह होगी, ये भी क्या है हमारी कंपनी कंसीडर हो रही होती हैं। उसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, NPOs, ये भी कंपनीज है। कश्यप फाउंडेशन हो गई, फातिमा फाउंडेशन हो गई, ईडी वगैरह हो गई, ये भी इसमें आती हैं। कोई भी ट्रस्ट जो आपने फॉर्म किया है जिसमें आप ने अपनी इक्विटी फिर ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो भी क्या होती है, कंपनी ट्रांसफर हो रही होती है। ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, आप उसको ट्रस्ट में ले जाते हैं, आप उसके ट्रस्टी बन जाते हैं। एक बंदा बेनिफिशियरी होता है, दूसरा बंदा के यहाँ पे प्रॉपर्टी सारी मैनेज कर रहा होता है, इसको हम ट्रस्ट कह रहे होते हैं। तो ये भी हम इसमें आ रही होती है। तो ये आपकी कंपनी की डेफिनेशन है। आप इसको याद नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन, लेकिन स्टिल आपको जो पॉइंट नंबर 5 आपको हाईलाइट करवाया था उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, और पॉइंट नंबर 6 जो है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। ये 2 पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए क्या हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज सिनेरियो आते हैं। अच्छा, ये कंपनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंपनी के टाइप्स हैं। कंपनी की एक टाइप्स जो है वो होती है पब्लिक कंपनी। कंपनी की दूसरे टाइप्स जो है वो क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनी होती है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज सेड टू बी अ प्राइवेट कंपनी। बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है। वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। इसका मतलब पब्लिक कंपनी क्या होगी, और ये इस डेफिनेशन के ऊपर हमारा पूरा एक चैप्टर बेस करता है, कैपिटल गेन। कैपिटल गेंस का पूरा चैप्टर इस डेफिनेशन में बेस करता है। तो अब इसका मतलब हमारे लिए सबसे अहम, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी होगी। पब्लिक कंपनी क्या है, अ कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट के पास है। कोई भी एक ABC कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, नाम में प्राइवेट लिखा हुआ है लेकिन हम इसको प्राइवेट कंपनी नहीं कहेंगे। हमने टैक्स में देखना है, टैक्स में असूल हैं हमारे कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स जो हैं कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं तो वो क्या है, पब्लिक कंपनी कंसिडर होगी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है उसको भी हम क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स अगर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हैं, UAE, USA, UK, उसको भी हम क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स, इसको देखिएगा, किसी फॉरेन कंपनी के पास है, किसके पास है, किसी फॉरेन कंपनी के पास है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसके पास हैं, किसी फॉरेन कंपनी के पास हैं, लेकिन ये फॉरेन कंपनी 100% owned बाय फॉरेन गवर्नमेंट। क्या कि एक कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स किसी फॉरेन कंपनी के पास है और वो फॉरेन कंपनी 100% ओन्ड बाय फॉरेन कंपनी है, तो फिर ये कंपनी क्या कहलाएगी आपके लिए, पब्लिक कंपनी कहला रही होगी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और ये कंपनी ईयर एंड के ऊपर भी, जो ईयर एंड अभी हमने पढ़ा है 30 जून, अगर वो ईयर एंड के ऊपर भी लिस्टेड रहती है, मतलब 30 जून को वो लिस्टेड है, तो वो क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। एक कंपनी पूरा साल अपने शेयर्स मार्केट पे बेच रही है, 28 जून को डीलिस्ट हो गई है, तो इसका मतलब 30 जून को अगर लिस्टेड नहीं है तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। एक कंपनी जो लिस्टेड ही 28 जून को हुई है, तो 30 जून को लिस्टेड थी, तो वो क्या कंसिडर होगी, पब्लिक कंपनी जो है वो कंसिडर हो रही होगी। और यूनिट ट्रस्ट जो होते हैं वो पब्लिक कंपनी में आ रहा होता है। तो ये डेफिनेशन जो है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बुक में ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, आप इसको यहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद है
NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पास्ट पेपर में सिर्फ एक दफ़ा सवाल आया है, उसके बाद नहीं आया, तो इसको फिर हम इस तरह देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एन NPO। NPO का मतलब है, NPO मीन्स एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल विच इज़ कोई भी, अब यहाँ पे जो हाईलाइट करने वाली चीज़ है वो है अदर देन इंडिविजुअल, इसको हाईलाइट करें। इसका मतलब क्या है भाई, NPO एक इदारा है, अब कौन बंदा NPO खोल सकता है, उसने क्या इंडिविजुअल के अलावा कोई भी बंदा खोल सकता है, मतलब AOP NPO बन सकती है, कंपनी NPO बन सकती है, बट मैं फ़ारूक अहमद NPO नहीं बना सकता। मुझे अगर NPO बनानी है, मैं कोई AOP बनाऊंगा, मैं उस AOP को किस में कन्वर्ट करूंगा, NPO में। मुझे NPO बनानी है, मैं कोई कंपनी बनाऊंगा, उससे किस में कन्वर्ट करूंगा, NPO में। बट मैं एज अ फ़ारूक अहमद कभी भी किसी किस्म की NPO जो है वो कंसिडर नहीं कर सकता, उसने हमें बता दी है। तो अदर देन इंडिविजुअल क्या होगी, NPO होगी, विच जिसका मकसद क्या है, इज़ इस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल, वेलफेयर पर्पस फॉर जनरल पब्लिक, के मजहबी या इस तरह के मकासद के लिए आपने बनाई है। फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ एज अ NPO, जिसको आपने NPO के तौर पे रजिस्टर्ड भी करवा ली है, अब आप करवा के बैठ गए, तो क्या NPO बन गई आपका। तो अभी इदारा क्रिएट हुआ है, अब NPO है, NPO को डोनेशंस मिलेंगी, पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, तो जहाँ पैसा आता है टैक्स वाले पहुँच जाते हैं, जी हमें टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। ये कहेंगे सर हम तो NPO हैं, कहेंगे हम क्या करें NPO, तुम हमें तो टैक्स चाहिए। वो कहेंगे तो तुमने क्या टैक्स वालों से NPO का सर्टिफिकेट लिया, बिकॉज अगर तुम्हें टैक्स वाले NPO का सर्टिफिकेट दे दें तो फिर हम तुम्हारा टैक्स जो है वो माफ़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले इदारे को एज ए NPO के तौर के ऊपर कराएंगे रजिस्टर्ड, फिर जाके आप टैक्स वालों से क्या लेंगे, NPO का सर्टिफिकेट भी लेंगे। उस NPO का सर्टिफिकेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, कि हम पहले जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएंगे। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद कमिश्नर जो है वो हमें NPO का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो हमें सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो हम पे क्या करेगा, कुछ पाबंदियां लगा देगा। क्या कि आप इस NPO के एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते, जो मेंबर्स हैं इसके रेवेन्यूज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उनको सही करोगे तो आप NPO रजिस्टर्ड रहोगे, अगर आपने उसके रेवेन्यू या उसको एसेट्स को इस्तेमाल किया तो फिर जो है आपका NPO का सर्टिफिकेट जो है वो क्या हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं, कल फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड चलते हैं, कल हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो कल इज़ द लास्ट डे टू वाइंड अप दिस चैप्टर।